हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है और आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल्स एंड न्यूज एनालिसिस का हिंदी में पूरा का पूरा एनालिसिस आपको मिलता है। परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर, एनसीईआरटी आदि सभी आपको पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए हम लोग आज अपने आर्टिकल पर जो एडिटोरियल पार्ट है उस पर चलते हैं। और आज जो एडिटोरियल पार्ट हैं, पिछले 2 दिनों से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहे हैं, अतः आप लोग बहुत ही सिंसियरली इन आर्टिकल को समझते हुए नोट्स बनाते हुए चलें। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर पहला आर्टिकल ये दिखाई दे रहा होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर के है। अभी जो इसका मैं बैकग्राउंड बताते हुए चलूँ ताकि आपको पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो समझ में आएँ और आपको समझने में बेहद आसानी हो। तो हो क्या रहा है, कभी भारत में क्या हुआ कि जो नई पार्लियामेंट बनी है, जो जिनका अभी 28 मई के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, उसको लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे कि खैर जो सवाल उठ रहे थे कि उद्घाटन किसे करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति है, तो क्यों राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया, प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं। तो ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन जो ये आर्टिकल का पूरा थीम, जो निष्कर्ष निकल कर के आ रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि भारत की जो संसदीय लोकतंत्र है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, जो कैरेक्टर्स होता है, जो विशेषता होती है, संसदीय लोकतंत्र जिस ढांचे के लिए ढाला गया है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, वो एक तरीके से वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कोई भी जो उसका एम होता है फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और वो धीरे धीरे उसका जो डिक्लाइन है होता चला जा रहा है। तो यही पूरे आर्टिकल में दर्शाया गया है कि क्यों ऐसा हो रहा है और हमको किस की आवश्यकता है, अर्थात किस चीज़ की आवश्यकता है हमको। तो जो नई पार्लियामेंट का गठन हुआ, पहली चीज़ की फ्रेंड्स, नई पार्लियामेंट जो बन करके आई, वो नई पार्लियामेंट किस लिए थी। अब आइए हम लोग आपको पूरा का पूरा लिखित में लेके चलते हैं, हिंदी में अवेलेबल है मैटर्स। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो बात जो की जा रही है वो ये है कि जो संसदीय लोकतंत्र है, कार्यपालिका का जो लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो संसद है, उसको क्या आप कहेंगे, संसदीय लोकतंत्र या कार्यपालिका का लोकतंत्र। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि भारत को संसदीय लोकतंत्र में वापसी के लिए, यानी कि संसदीय लोकतंत्र की जो परंपरा होती है उसमें वापस आने के लिए कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है। ये भी क्वेश्चन से हो सकता है कि क्या आप जो भारत का संसदीय लोकतंत्र है, क्या आप उसे भारत का वास्तविक संसदीय लोकतंत्र कह सकते हैं। तो ये प्रश्न इस आर्टिकल पर बनेगा, निश्चित है। तो यहाँ पर बात है कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को, जैसा कि हमने पहले बताया, करना चाहिए था। इस पे भारी मात्रा में विपक्ष ने बहिष्कार किया, बायकॉट किया, और यह आलोचना का केंद्र बिंदु भी रहा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिंबल है वो चोल साम्राज्य में प्रदान किया जाता था शक्ति हस्तांतरण के लिए। जब कोई नया राजा आता था, उसे जनता के कल्याण के लिए ये सिंबल एक सिंबल था प्रदान करने के लिए, जो ये इंगित करता था कि जनता का कल्याण राजा के द्वारा अब होगा। तो भारत में जो टॉपिक है वो संसदीय लोकतंत्र में संसद की बढ़ती अधीनता, यानी कि संसद की जो अधीनता है, संसद किसके अधीन है संसदीय लोकतंत्र में, उसके ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया है। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हाल की घटनाएं हैं, हाल की घटनाएं का मतलब जो रिसेंटली पिछले 10 से 20 सालों में हो रहा है, 20 साल का अगर हम आंकड़ा उठाएं या 15 साल का आंकड़ा उठा करके लेकर चलें, तो पिछले 3-4 लोकसभा का जो सत्र होता है, जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, उसको अगर हम देखें तो जो विधेयक है, जो लोकतंत्र का जो लोकसभा का कार्य प्रणाली है, कार्य सिस्टम है, उसमें विधेयक को पारित होने में न्यूनतम विचार विमर्श का समय लगता है। उस पर कोई विचार विमर्श ज़्यादातर नहीं किया जाता। जो संसद बैठती है, वर्ष में जितना अनाउंस है, जितना मतलब एक वैश्विक संस्था होती है जो यह निर्धारित करती है कि एक साल में संसद कितनी बार सत्र बैठना चाहिए, संसद कितनी बार बैठे, वो इंडिया में कम हो रहा है। काफ़ी अवसरों पर देखा गया है कि जो संसदीय सत्र है उसको स्थगित कर दिया जाता है। और जो राष्ट्रपति अध्यादेश है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल एक आपातकाल स्थिति में
एक जनरल कानून बनाने के लिए लाया जाता था, उसको जो है कानून बनाने का समानांतर रूप दे दिया गया है। विधायी लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह की अगर संसद चल रही हो, नहीं चल रही हो या किसी भी तरीके से, तो वो समानांतर कानून बना सकती है। तो जो संसद की बढ़ती अप्रासंगिकता, यहाँ पर राइटर जो है सवाल उठा रहे हैं कि जो संसद की बढ़ती अप्रासंगिकता है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, अर्थात जो संसद की बढ़ती अप्रासंगिकता है वो उसका जिम्मेदार कौन है, और उसका जिम्मेदार जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसको कौन इस तरीके से कर रहा है, उसका जिम्मेदारी कौन लेता है। तो यहाँ पर जो सवाल है ये जाहिर सी बात है उठ रहा है राइटर के मन में, और ये उठना भी चाहिए। तो यहाँ पर राइटर जो है वो कहते हैं सीधा सीधा कि संसद की जो बढ़ती अप्रासंगिकता है उसके लिए व्यक्तिगत कार्य या संवैधानिक डिजाइन, दोनों में से सबसे ज़्यादा संवैधानिक डिजाइन जिम्मेदार है। संवैधानिक डिजाइन अभी हम आगे समझा रहे हैं क्या होता है। यहाँ पर ये जो व्यक्तिगत कार्य है इसका कोई ज़्यादा रोल या अहम रोल नहीं है, संवैधानिक डिजाइन ही इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जो वर्तमान जैसी स्थिति है इंडियन पार्लियामेंट की, उसके लिए संसदीय संरचना ही जिम्मेदार है। होता क्या है कि अपने एजेंडों को लागू करने के लिए जो कार्यपालिका की संसद में बहुमत की आवश्यकता होती है, जब तक संसद में किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं होगा सरकार नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो अपना एजेंडा नहीं लागू करेंगे। और यह जो इंट्रा पार्टी के लिए, इंट्रा पार्टी का मतलब जो सत्ताधारी पार्टी होती है, वहाँ पर एक तरीके से जो व्हिप जारी करती है, यानी कि जो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते उनके अलावा जो सांसद होते हैं, वो असंतोष के लिए एक तरीके से जगह खोलता है, और सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका जो कैबिनेट के सदस्य नहीं है। यहाँ पर बात ये निकल कर के आती है कि आपने देखा होगा कि जो सांसद कैबिनेट में नहीं होते हैं मंत्री स्तर पर, उनका भी पार्टी में बहुत बड़ा रोल होता है, और सांसद को जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उनको बहुत बैलेंस तरीके से लेके चलना होता है। यहाँ इंट्रा पार्टी का मतलब वही है कि पार्टी के भीतर कोई असंतोष न पैदा हो जाए, कोई बाहर न निकल जाए, कहीं गड़बड़ा न जाए तालमेल। तो उनके असंतोष के लिए ये पूरी की पूरी स्पेस ओपन कर देता है, और ये जो सांसद होते हैं ये कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। एक तरीके से कार्यपालिका नियंत्रित होती है, और जो कार्यपालिका होती है उसको सार्वजनिक रूप से हिसाब देने के लिए विपक्ष को कुछ सीमित रेगुलेशन दिया गया है, मतलब नियंत्रण दिया गया है कि आप इनको नियंत्रित करें। कुछ मात्रा में वहाँ पर ऐसी बातें निकल करके आती हैं। इसके अलावा जो संसद के मतलब कि जो संसद होते हैं, संसद के हितों का प्रतिनिधित्व कार्यपालिका के विरुद्ध स्पीकर तटस्थ स्वतंत्र प्राधिकारी के द्वारा किया जाना, ये मतलब कि संसद के हितों का प्रतिनिधित्व जो होता है वो सर्वोपरि होता है, और ये अगेंस्ट कार्यपालिका के विरुद्ध किया जाता है, खास करके स्पीकर के द्वारा, जो कि एक तटस्थ और स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा होता है। संसदीय लोकतंत्र कहीं कहीं द्विसदन में देखा जाता है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा होती है। राज्यसभा में पुनरीक्षण कक्ष होता है, राज्यसभा को पुनरीक्षण कक्ष कहा जाता है। पुनरीक्षण कक्ष का मतलब ये होता है कि जो लोकसभा यानी कि पुनरीक्षण कक्ष का मतलब कि अन्य हितों का प्रतिनिधित्व, इसमें बहुमत नहीं होता, लेकिन जो लोकसभा के द्वारा बिल पारित किया जाता है उसका निरीक्षण करना, कार्यपालिका के लोकसभा के कार्यों की आलोचना करना, उनके ऊपर ब्लेम लगाना, उनको जो है सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना, बिल में महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करना। तो राज्यसभा का ये सब जो उच्च सदन होती है निम्नलिखित कार्य होता है। तो ऐसी कैरेक्टर्स में जहाँ पर जो संसदीय ढांचा होता है संसदीय लोकतंत्र का, ऐसी कंडीशंस में कार्यपालिका के लिए संसद पर हावी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और संसद को विचार विमर्श करने वाली संस्था के रूप में कार्य करने के लिए जगह खोलता है। राइटर कह रहे हैं कि ये जो ऊपर की कैरेक्टर्स हैं ये होना भी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए जो संस्था है राज्यसभा, वो भी होना चाहिए, और आपस में जो सांसद हैं उनका तालमेल होना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो यहाँ पर एजेंडा है, बहुमत भी होना चाहिए। यानी कि राइटर का कहना है कि जो संसदीय ढांचा होता है वो ठीक है, उसको जो है रहना चाहिए, वो अपने हिसाब से लेकर के पूरी की पूरी जो बात है उसको लेकर के चले। संसदीय लोकतंत्र में जो वहाँ पर संसद निर्धारित करती है उसको लेकर के
चले अपना। लेकिन यहाँ पर भारत के विषय में बात की जा रही है कि भारत की क्या राय है, मतलब भारत कैसा जो है अपना भारत के विषय में क्या हो सकता है। जो भारत की विशेषताएं हैं, सबसे पहले कि ये जो उपरोक्त विशेषताओं की हमने चर्चा की, भारत में ये सब जो विशेषताएं हैं ये सब कमज़ोर होती चली जा रही हैं। ये डाउन का प्रतीक है। और ये सब जो विशेषता है भारत में, जो संसदीय लोकतंत्र की यानी कि बैठक और राज्यसभा के द्वारा बिल पर चर्चा करना, राज्यसभा के द्वारा सारी बातों को करना, तो ये सब जो भारत का संसदीय लोकतंत्र है वो कहीं न कहीं अपने आप में जो है कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सब पूरा का पूरा कमज़ोर होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर ये पार्ट के रूप में लेकर के चल रहे हैं कि क्यों कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि कई सारे पार्ट का यहाँ पर ये उन्होंने उल्लेख किया है। क्योंकि संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, जिसको हम नॉर्मली दल विरोधी कानून के रूप में जानते हैं, एज वी नोन दैट एंटी डिफेक्शंस लॉ इसको कहा जाता है, और ये 1985 में संविधान संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। इसका जो एम था, विधायकों की जो खरीद फरोख्त पर रोक था, वो दल बदल नहीं कर सकते। जो सिद्धांतहीनता पर रोक लगाया गया था, पार्टी व्हिप की आज्ञा के लिए दंडित किया जा सकता था, सदन से पूरी तरीके से अयोग्य वो हो जाते थे, यानी जिस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता था। तो ये जो इसका एम था, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि वी नोन दैट एंटी डिफेक्शंस लॉ इज़ टोटली डिफ़ॉल्ट, यानी कि पूरा का पूरा अनसक्सेड रही है, विफल रही है। और ये कहीं न कहीं पार्टी के नेतृत्व का हाथ मजबूत करता है, जिसका सदन में बहुमत रहता है, कहीं न कहीं उस पर जो है अपना नियंत्रण लागू करता है और अपने ही सांसदों को ये नियंत्रण में रखता है। यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया जिस लिए था, वो तो छोड़ो, वो तो नहीं हुआ, लेकिन इसने अपने ही सांसदों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अब अपने ही सांसद किसी अगर उनका कहीं कोई बाय द वे वो किसी मुद्दे पर असहमत हैं, तो वो खुल करके पार्टी का विरोध नहीं कर सकते हैं और उनको पार्टी व्हिप की आज्ञा माननी पड़ेगी। अन्यथा उनको बहुत सारे तरीके हैं दंड देने के, जैसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाना, सदन में घुसने न देना, और इसके बाद तमाम ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो कर सकते हैं। तो इस तरीके से सरकार अपने ही सांसदों के ऊपर नियंत्रण कर सकती है। तो ये कहीं न कहीं जो डिलिबरेशंस होता है, जो कंसीडर्स होता है बिल के ऊपर, जो विचार विमर्श होता है, एक सांसद की जो स्वतंत्रता होती है, पहली चीज़ कि उसका लैग किया इसने। जो सांसद स्वतंत्र होते हैं, जैसे हुआ क्या था कि जो ब्रेक्जिट है इंग्लैंड में, उसमें जब उसके ऊपर बात आई, इंग्लैंड से यूके को बाहर निकलने की बात आई ब्रेक्जिट से, तो कुछ सांसद ऐसे थे जो विपक्ष में जाकर के बैठ गए थे। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर बिल पारित हो रहा है तो सभी सांसद को जो है जिस पार्टी के वो हैं उसी में उनको अपनी सहमति देनी है। संसद अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय संविधान ने सदन में राजनीतिक विपक्ष के लिए कोई स्थान छोड़ा ही नहीं है। मतलब कि अगर कोई जब से ये पार्लियामेंट इंडिया में इस्टेब्लिश हुई, स्थापित हुई, तब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी सदन राजनीतिक विपक्ष के लिए कोई भी स्थान, विशेष स्थान नहीं बनाया है। अर्थात अगर एक्सेप्टेंस की जब से सदन बना है, संसद का निर्माण हुआ है, जवाहरलाल नेहरू विपक्ष को प्रोत्साहित करते थे, विपक्ष लेकर के आए, लेकिन इसकी स्थापना से ही इसमें विपक्ष की कोई विशेष भूमिका नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो रूलिंग पार्टी है, जो कार्यपालिका है, अगर वह सवाल करती है, अगर वह तानाशाही की तरफ एग्रेसिव होती है, उसको फॉरवर्ड करती है, उसकी तरफ बढ़ती है, तो जैसा कि लोकसभा में सरकार का नेता प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से विपक्ष का कोई नेता प्रधानमंत्री के काउंटर में नहीं बनाया गया है, उसके समकक्ष नहीं बनाया है, जो सीधा प्रधानमंत्री से आमना सामना कर सके विपक्ष के तौर पर। और प्रधानमंत्री को जो है विपक्ष के नेता के साथ साथ जो अन्य भी बहुत सारे जो नेता होते हैं उनके रिकॉर्ड, यानी कि प्रधानमंत्री के जो कार्यप्रणाली होती है उसके पूछताछ का सामना करना पड़ता है। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, यानी कि एक जो प्रभावशाली डिबेट होता है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसका लैक है। दूसरा,
संसद में जो कार्यवाही का तरीका है वो कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में है और इसका कोई भी वास्तविक संवैधानिक जांच नहीं है कि संसद का जो नियंत्रण है, यानी कि संसद के ऊपर जो कार्यपालिका का नियंत्रण है वो कैसे हटाया जाए, उसके नियंत्रण कार्यपालिका को नियंत्रण में कैसे लेके आया जाए, ये सब तब किया जाता है जब बहुमत की सरकार होती है तब। और दूसरा कि जो हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो संसदीय सिस्टम है, उसमें अध्यक्ष यानी कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं और ये सब हैं, ये सब क्या होते हैं कि हमारी प्रणाली में, हमारे सिस्टम में ये सब स्वतंत्र नहीं है। इनको जो है आप स्वतंत्र नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं स्वतंत्र कर सकते हो? क्योंकि जो राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने की इनको आवश्यकता नहीं होती, निष्पक्ष कार्य करने के लिए इनको कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है और यही जो कैरेक्टर्स हैं, यही जो विशेषता है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर ये सदन के हित से ऊपर उठ करके कार्यपालिका के हितों को आगे बढ़ाने के खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से इनके अंदर कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यानी कि जब पार्टी से निष्कासित करने की कोई भूमिका नहीं, संवैधानिक कोई बाध्यता नहीं, कोई जांच नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, तो और ऊपर से लाभ ही लाभ है और ऊपर से आरोप भी नहीं लगना है, तो इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? हमें तो लगता है कि पृथ्वी पर इससे बेस्ट कोई पोस्ट नहीं होती, इससे बेस्ट कोई बात ही नहीं होती कि अध्यक्ष, क्योंकि ये कार्यपालिका के कार्यों को आगे बढ़ाता है, उसी के हित के विषय में सोचता है, चाहे राज्य स्तर पर राज्य सरकार के, केंद्र स्तर पर अगर बहुमत में केंद्र सरकार है तो वहाँ पर। दूसरा, इसका जो प्रभाव है, बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा है कहाँ पर? जो सदन का निचला सदन है, यानी कि संसद का निचला सदन यानी कि लोकसभा, उसमें जो विमर्श होता है, कंसीडरिंग की जाती है, जो बिल पास होते हैं, जो बिल लाए जाते हैं, उस पर कंसीडर किया जाता है, उसकी कंटेनिंग पर यानी कि उसकी सामग्री पर एक विचार विमर्श होता है, उसकी गुणवत्ता लगातार कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है, डिमिगेट हो रही है, कम हो रही है। और उच्च सदन पर अध्यक्ष क्या काम करता है? जो उच्च सदन है वहाँ पर अध्यक्ष किसी बिल को, अगर बिल पारित नहीं हो रहा है तो उसको मनी बिल के रूप में वर्गीकृत कर देता है और मनी बिल आपको पता है कि राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से जो संशोधन होना चाहिए बिल में, अगर वह किसी भी स्तर पर जनता से रिलेटेड है या किसी भी तरीके से अगर वो संशोधन के योग्य है, तो राज्यसभा उसमें जो संशोधन कर सकती थी उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। एग्जाम्पल के रूप में आधार कार्ड बिल, लोकसभा चाहती थी कि ये राज्यसभा की जांच से टाला जाए और इस बिल को उसने मनी बिल के रूप में वर्गीकृत कर दिया और इसमें बहुत सारे ऐसे नियम थे जो जनता की रक्षा कर सकते थे, उनके डाटाज को, उनके बायोडाटा को, सब कुछ रक्षा कर सकते थे, लेकिन उस रक्षा करने वाले संशोधन को पारित नहीं किया जा सका। तो ये जो है बहुत बड़ी कमी है एक तरीके से जनता के वोट का, जनता के लिए जो संसद निर्मित हुई है उस खिलवाड़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उच्च सदन की जो भूमिका है, अब ये जो उच्च सदन की भूमिका है लगातार जो है डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। और क्यों कम हो रही है? पहली चीज़ की जो अध्यक्ष हैं विधेयकों का गलत वर्गीकृत कर देते हैं और गलत वर्गीकृत में मनी बिल को जोड़ देते हैं और जहाँ मनी बिल जोड़े तहाँ राज्यसभा का अधिकार खत्म। दूसरा, आजकल जो अध्यादेश है, अध्यादेश का मतलब क्या होता था? सिंपली इसका मीनिंग्स होता था कि अगर संसद सत्र नहीं चल रही है और कोई इमरजेंसी आ रही है तो आप कानून बना सकते हो, लेकिन इसके द्वारा कानून जो बनाया जाता था उसका एक लिमिटेशंस होता था 6 महीने। तो आजकल इसका व्यवहार जो है, इसको जो प्रैक्टिकली किया जा रहा है, एक लेजिस्लेशन के रूप में किया जा रहा है, एक विधायिका के रूप में किया जा रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप सीधा अध्यादेश ला दो, कानून बना दो, राज्यसभा को ही हटा दो, अध्यादेश ला करके कानून बना दो। कार्यपालिका जिस माफिक चाह रही है अपने हिसाब से इसका प्रयोग बिल पास कराने के लिए कर रही है। तो इस तरीके से जो आप अध्यादेश के विषय में जो लोगों के अंदर भ्रांतियाँ थी वो निकल कर के आ रही हैं कि अध्यादेश कैसे जो है इस तरीके से इसका प्रयोग खुले तौर पर एक गलत कार्यों के लिए, एक जो है जनता की भावना से खिलवाड़ करते हुए किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि कार्यपालिका पर जो एकमात्र नियंत्रण लगता है वर्तमान समय में,
अगर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है, जब गठबंधन की सरकार आ जाती है, यानी कि एक ऐसी सरकार जहां पर बहुत सारे जो पार्टी होते हैं उनका विलय करके बहुत सारी पार्टियों के गठबंधन से जोड़ से सरकार बनाई जाती है, यानी कि एक गठबंधन सरकार, तब जो कार्यपालिका होती है वो बहुत मजबूर हो जाती है दूसरे की बात सुनने के लिए। मंत्रिपरिषद में उन लोगों को भी शामिल करना होता है जिनकी कार्यपालिका से कट्टर दुश्मनी होती है, कट्टर राजनीतिक दुश्मनी होती है, उनसे भी वो लोग भी आँख से आँख मिला कर के कैबिनेट से बात करते हैं। तो इस तरीके से एकमात्र जो कंट्रोल है, राइटर कह रहे हैं कि जब गठबंधन की सरकार आएगी तभी जो वर्तमान कंडीशंस है इंडियन पार्लियामेंट की, तभी उस पर नियंत्रण हो सकता है। अदरवाइज वर्तमान समय में केंद्र की कार्यपालिका पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। वो संसद को जिस तरीके से चाह रही है उस तरीके से चला रही है। और जब केंद्र और राज्य में एकल बहुमत पार्टी की सरकार आ जाती है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो इतनी तानाशाही की तरफ फॉरवर्ड, संसदीय लोक परंपरा जो होती है वो गायब, राज्यसभा गायब, अपने हिसाब से बिल पारित करना, अपने हिसाब से कानून में संशोधन करना, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करना, राजनीतिक विपक्ष हटा देना, उसके जो महत्व है वो कम कर देना, संसद का जो कार्य प्रणाली है, जो सिस्टम है कार्य करने का वो भी निम्न स्तर पर आ जाना, जो स्पीकर हैं वो बहस को नियंत्रित करके कार्यपालिका के हित को साधते हैं, जो उच्च सदन होता है उसको समीकरण से बाहर कर दिया जाता है, संसदीय जो कंसिडरेबल होता है वो घट जाता है, यानी जो विचार विमर्श होता है वो एकदम से कम हो जाता है। तो ये सब जो है कहीं न कहीं जो भारत की संसद प्रणाली है उस पर बहुत ही तीखा सवाल उठाते हैं। और संसदीय व्यवस्था जो संसद लोकतंत्र की भारत की स्थापना की गई है, क्या आप, राइटर पूछ रहे हैं, क्या आप उसको संसदीय लोकतंत्र का एग्जाम्पल दे सकते हो कि भारत की जो पार्लियामेंट है, जो डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी है अथवा जो एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी है, आप क्या कहोगे? यानी कि कार्यपालिका लोक भारत में कैसा लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है अथवा कार्यपालिका का लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर संवैधानिक परिवर्तन की हमको आवश्यकता है, एक मजबूत परिवर्तन की, जहाँ पर जितनी भी परंपराएं संसदीय लोकतंत्र की होती हैं, अर्थात बिल पर जो भी बिल लाया जाए उस पर बेहतरीन ढंग से विचार विमर्श हो, राज्यसभा का जो अधिकार है संशोधन करने का वो किया जाए, जो अध्यक्ष हो, स्पीकर, ये सब जो कार्यपालिका का हित साधते हैं वो हटाया जाए, जो सांसद पार्टी के अंदर रहने के लिए मजबूर होते हैं, पार्टी व्हिप की आज्ञा मानने के लिए मंजूर होते हैं, पहली चीज़ कि उनको जो है किसी तरीके से वो सब हटाया जाए। एक बेहतरीन मजबूत परंपरा का हमको स्वागत करना चाहिए। एक बेहतरीन मजबूत परंपरा में परिवर्तन लाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से राइटर का जो कहना है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ नॉट पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, दिस इज़ एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी, यानी कि यह कार्यपालिका लोकतंत्र है और इसमें हमको बहुत ही एक तरीके से बहुत आवश्यक है इस पर हमको परिवर्तन करने की। तो ये जो फ्रेंड्स आर्टिकल था, ये आर्टिकल पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ और इस आर्टिकल के बाद जो है एक अदर आर्टिकल है और वो आर्टिकल है आपका, वो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी से है। और बायोडाइवर्सिटी से है इसका मतलब कि जैव विविधता से है। और जैव विविधता जो है ये यहाँ देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या कहता है, यानी कि ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला आर्टिकल है बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। और इतना बेहतरीन आर्टिकल है कि आज यहाँ पर दो चीज़ हम लोग देखेंगे। पहला कि इस पूरे के पूरे आर्टिकल में कई सारे बातें निकल कर के आई हैं और वो बातें क्या हैं, जैसे जैविक विकेंद्रीकरण क्या है और प्रकृति की सहमत क्या है। तो ये सब पूरी की पूरी बातें निकल कर के आएंगी। इसमें जैव विविधता कैसे हम देखते हैं, उसके सुधार के लिए हमको क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बातें इसमें कही गई हैं पूरी की पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग
बिना किसी देरी के इस पर चलते हैं। तो ये जो आर्टिकल है, जैव विविधता में सुधार हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये एक तरीके से जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न है कि जैव विविधता में सुधार कैसे करें। यानी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी आजकल घट रही है और प्रदूषण फैल रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से उस पर प्रदूषण आ रहा है, तो उसको हम कैसे जो है एक मजबूत दिशा में लेकर के आगे बढ़ें, ताकि जो हमारी पृथ्वी नष्ट हो रही है वो एक तरीके से सही दिशा में चलने लगे, उस पर जो अपना कार्य है वो अपना करने लगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस जो इस पे बन सकते हैं इतने अच्छे आर्टिकल पर, वो है जैव विविधता में सुधार कैसे करें कि वह वर्तमान और आने वाली पीढ़ी एवं मौजूदा ग्रह यानी पृथ्वी, वातावरण आदि सभी को सतत धारणा में लाते हुए मजबूत बन सके। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, एक क्वेश्चन लास्ट में बनेगा। इसमें पूरे आर्टिकल में क्या कहा गया है, सबसे पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये जो 22 मई का दिन है, 22 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिन के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाते हैं। अब यहाँ पर बात क्या कही गई है, जो बात कही गई है वो है कि जैव विविधता कहाँ पर है। यानी कि राइटर कह रहे हैं कि जो जैव विविधता के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जैव विविधता की बात होती है, वो जैव विविधता है कहाँ पर। तो राइटर का कहना है कि जैव विविधता सभी जगहों पर है। जीवन रूपी समृद्ध विविधता, एक दूसरे के साथ अंतर संबंध, पर्यावरण, महासागर, नदी, गांव, कस्बा, शहर, मानव शरीर के अंदर बाहर, सुदूर जंगली स्थल, नदी, तालाब, गांव, मतलब ऐसा कोई इलाका नहीं है कि जहां पर जैव विविधता नहीं है, और यहीं से निकल करके आएगा आपका जैव विकेंद्रीकरण। बहुत इम्पॉर्टेंस है, उस पर जो है निश्चित तौर पर क्वेश्चंस बनेगा। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जैव विविधता एक ही जगह पर नहीं है, इसको इस आधार पर आप डिबेट नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैव विविधता हर जगहों पर है, और जो जैव विविधता का उपयोग किया जाता है, आपको पता है जैव विविधता का महत्व क्या है। कृषि में कोई लिमिटेशंस नहीं, भोजन में कोई लिमिटेशंस नहीं, दवा, मनोरंजन, आध्यात्मिक आश्रय, बुनियादी ज़रूरत, मतलब कि ये जो मैंने लिखा है इससे भी कहीं अधिक जैव विविधता का बहुत ही ज़बरदस्त उपयोग है। और इस तरीके से जैव विविधता की जो बात की जाती है वो कि जैव विविधता को जो लिमिटेशन से प्रवाहित किया जाता है कि जैव विविधता लिमिट में आ गई है या उसको एक सीमा में बांधा जाता है, वो गलत है। दूसरा, समुद्र और भूमि पर जो जैव विविधता बनाए रखना, बढ़ाना, शायद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना सबसे महंगा मैकेनिज़्म है। और ये हमारी जो भूमि है, महासागरों को ठंडा किया जा सके, इसके लिए जो हमारी लैंड है, जो ओशियन है, उनको कैसे आप ठंडा करेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से ये गर्म हो जाते हैं, और अगर आप मशीनीकरण से करेंगे तो ये सबसे महंगा तंत्र हो जाएगा। लेकिन जो जैव विविधता है, जब तक मशीनीकरण नहीं आया था, प्राकृतिक रूप से कम हो रहा था, तब तक इतनी गर्मी ठंडी नहीं थी, जलवायु हमारे अनुकूल था। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैव विविधता पर अधिक भरोसा करना पड़ेगा। जो जैव विविधता है यही प्रकृति आधारित समाधान है। तो जैव विविधता पर आप अधिक जो है वो रखेंगे, यानी कि एक तरीके से विश्वास रखेंगे, तो जैव विविधता पर अधिक जो विश्वास आप रखेंगे उससे होगा क्या कि जो बिगड़ती हुई वो है नदी है, जो बिगड़ती हुई व्यवस्था हो रही है, नदी और जल प्रदूषित हो रहे हैं, नदी और जल का पानी जो है वो प्रदूषण भरा आ रहा है, पृथ्वी स्वस्थ नहीं है, तो बिगड़ती नदी यानी प्रदूषित नदी फिर से साफ़ हो जाएगी, जल फिर से साफ़ हो जाएगा, पृथ्वी पुनः स्वस्थ हो जाएगी, पुनर्स्थापित हो जाएगी, बच्चे अधिक मानवीय न्यायसंगत तरीके से रहने लगेंगे, और वो एक आशापूर्ण भविष्य चुनने के लिए प्रेरित होंगे। जो बिगड़ती कृषि है वो सुधर हो जाएगी। तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि क्या काम किया है जिससे जो जैव विविधता हमारी जो पहले की अपेक्षा ख़राब हो गई है, ऐसा क्या हम लोगों से गलती हुई, यानी कि ऐसा क्या मिस बिहेवियर हुआ कि जैव विविधता पूरी तरीके से ख़राब हो गई।
जैव विविधता सही ढंग से काम नहीं की और आज उसका सामना एक प्रदूषण के रूप में करना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो गया है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत डिपेंड कर रहा है, हमारा खराब प्रबंधन पृथ्वी पर जीवन की देखभाल और पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो गए। जैव विविधता लगातार हरासमेंट में जा रही है, कम हो रही है। प्रजातियों की हानि हो रही है, वो प्रजातियों की जो हानि हो रही है वो बढ़ रही है, यानी प्रजाति घट रहे हैं। निरंतर जो ह्यूमन प्रेशर होता है वो बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बैड इफ़ेक्ट के रूप में पड़ रहा है और लगातार इंक्रीज हो रहा है। और इसके ऊपर जो भारत का फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है उसने जैव विविधता को और कमज़ोर कर दिया है, वो और कमज़ोर करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो वन और वन्यजीव की परिभाषा दी गई है वो केवल और केवल जो जैव विविधता है वो वन और जीव अभयारण्य में दी गई है, उसके सिवाय कहीं भी उसने व्यापक तौर पर नहीं उसमें इंक्लूड किया गया है। करना क्या होगा जो जैव विविधता हमारी नष्ट हो रही है उसको लाने के लिए? पहली चीज़ की राइटर कह रहे हैं कि आपको जैव विविधता में बदलाव लाना पड़ेगा। अब कैसा बदलाव? एक ऐसा बदलाव जो पूरे तरीके से समावेशी ढंग से कार्य करे। तो इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाई जाती है उसके साथ आपको जुड़िए। अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता है, पहली चीज़ की अपनी जो बायोडाइवर्सिटी आप लोग करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी जुड़ना होगा। इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको जुड़ते हुए वहाँ वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, जैव विविधता का जो प्रबंधन है वो बदलना चाहिए। अभी जैव विविधता का सबसे बड़ा प्रबंधन क्या है कि उसका जो देखभाल है भारतीय वन सेवा के अधिकारी करते हैं। भारत में देखिए, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत में एक बड़ी विडंबना है, और विडंबना ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग एक IAS अधिकारी को मान लिया जाता है। चाहे उसको सिवाय किताबी ज्ञान के और कुछ भी एक्स्ट्रा मालूम ना हो, लेकिन उसको एक ऐसा महिमा मंडित कर दिया जाता है कि जैसे वह समग्र ब्रह्मांड का सबसे ज्ञाता इंसान हो और समस्त व्यवस्था में परिवर्तन कर दे। और पिछले 75 सालों से भारत में यही हो रहा है और इसी के चलते भारत की जो नैया है वो डूब रही है, कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रहा है। तो हर जगह क्या होता है कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो वन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जंगल से संबंधित हो, चाहे टेलीकॉम से, किसी भी सेक्टर से संबंधित हो, वहाँ सर्वे सर्वा एक IAS अधिकारी को बैठा देते हैं, चाहे उसके विषय में उसको कुछ भी नहीं पता हो। तो ये सबसे चीज़ की राइटर आज यहाँ पर खुल के कह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन है, भारतीय वन सेवा के जो ऑफिसर होते हैं, IFS होते हैं, उसको आप चेंज कर दीजिए। दूसरा, वन शब्द की जो आपके बिल में अभी जो मैंने बताया कि जो बिल लाई गई थी, वन शब्द की उसमें जो व्याख्या है वो बहुत त्रुटिपूर्ण है। 21वीं सदी में जो एक वन जंगल है और वन्य जीव है उसका आपने बहुत लिमिटेशंस में उपयोग किया है, उसका लिमिटेशंस में आपके द्वारा यूज किया गया है। जो भारत की जैव विविधता है वो केवल भूमि पर नहीं है, और आप लोगों ने क्या किया कि जंगल और वन्य जीव कह करके भारत की जैव विविधता को, जो बायोडाइवर्सिटी है, केवल यहीं पर दोनों पे लागू कर दिया कि भारत की जो विविधता है जंगल में है, वन्यजीव में है। दूसरा, यह भारत की जो जैव विविधता है यह जलाशय, नदी, डेल्टा, समुद्र, घास मैदान, अल्पाइन, चारागाह, रेगिस्तान, अन्य जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, सब जगहों पर बेहतरीन ढंग से है और इससे ज़्यादा है। तो हमको ये सब चेंज करने के लिए बहुआयामी परिदृश्य से सोचना होगा, यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पार्ट होता है उस पर हमको थिंकिंग करना होगा, उस पर हमको वर्क करना होगा। जो 2006 का वन अधिकार अधिनियम है अभी भी कागज़ों पर बना हुआ है, जैसा कि भारत में जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि कानून बन जाते हैं वो कागज़ों पर होते हैं, उसको लागू करते करते दूसरे कानून आ जाते हैं। जो प्रत्येक विकास कार्यक्रम है उसको मुख्य धारा में लाना होगा। प्रत्येक विकास कार्यक्रम जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेकर के चलती है उसमें जैव विविधता को जोड़ना होगा। हर सरकारी विभाग, हर सार्वजनिक संस्थालय, हर निजी संस्थान, निजी संस्थान, इन सब में जैव विविधता को प्रमुखता से स्थान देना होगा। अलग से जैव विविधता प्रबंधन कमेटी गठित करनी होगी। जो स्थानीय समुदाय, जो लोकल फैसिलिटी होती है, जो लोकल कम्युनिटी होती है, उसको हमको साथ में इंगेजमेंट करके लेकर के चलना होगा, इंगेजमेंट करना होगा।
इसी को जैव विविधता विकेंद्रीकरण कहा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। मतलब कि ऊपर से लेकर के हर सेक्टर्स में जैव विविधता को इंक्लूड करना, प्रत्येक जो डेवलप कार्यक्रम है उसमें बायोडाइवर्सिटी को इंक्लूड करना, हर स्तर पर ब्लॉक एग्री जो गांव से लेकर के केंद्र तक। तो ये राष्ट्र का जो मिशन है वो क्या है, जैव विविधता को मुख्य धारा में लाना। अगर राष्ट्र का मिशन यही है कि जैव विविधता मुख्य धारा में आ जाए, तो जैव विविधता अगर मुख्य धारा में आ जाती है तो उससे बेनिफिट क्या होगा। अब यहाँ पर बात आती है बेनिफिट को लेकर के, उससे क्या बेनिफिट होगा अगर जैव विविधता जो है वो आ जाती है निकल करके, यानी कि जैव विविधता पूरे तरीके से राष्ट्र मिशन में आ जाती है, तो उससे क्या लाभ होगा। पहली चीज़ की जो जलवायु परिवर्तन होता है, वो जलवायु परिवर्तन का जो आने वाले समय में जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम होना है नहीं, तो जलवायु परिवर्तन का जो सामना है वो हम सही तरीके से कर ले जाएंगे। जो हमारी प्राकृतिक और पुनर्योजित कृषि है वो पुनः शुरू हो जाएगी, ये सब हम अवेलेबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य हैं उसकी जो चुनौतियाँ उसका सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। यही प्राकृतिक आधारित समाधान भी है। मानव कल्याण को बढ़ावा, जैसे गरीबी उन्मूलन, पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो एसडीजी लक्ष्य है उसको अचीव करने में सही हो जाएंगे। जो हरित व्यवस्था है वहाँ पर हम निकल जाएंगे, उससे फुलफिल हम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रत्येक बच्चे, यानी कि जो प्रत्येक बच्चा है, छात्र है, प्रत्येक बच्चा छात्र, इनके मन में जैव विविधता और हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी की भावना आ जाएगी। सभी नागरिकों को इसमें शामिल करना होगा। सार्वजनिक निजी संस्थानों पर प्रत्येक विकासमुखी कार्यक्रम पर जैव विविधता पर विचार करना होगा, उस पर जोर देना होगा, लोगों के अंदर जिज्ञासा लाना होगा। तो यानी कि ये सब जो उपयुक्त समाधान है उसके प्रति हमको संकल्प लेना होगा, उसके प्रति हम जागरूक होंगे, तब जा कर के निकल कर के चीज़ें आएंगी। तो इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो जैव विविधता विकेंद्रीकरण क्या है, क्या यह सतत धारणा में उपयोगी साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल था बायोडाइवर्सिटी का, और ये बायोडाइवर्सिटी का आर्टिकल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है वो जैव विविधता विकेंद्रीकरण की बात कही गई है कि जैव विविधता विकेंद्रीकरण, सबसे पहली चीज़ कि वो यही पूछेगा कि जैव विविधता विकेंद्रीकरण क्या है, इससे कैसे आप जो है कोलैबोरेट करते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आर्टिकल था। उम्मीद करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे आर्टिकल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो तीसरा आर्टिकल है स्टेटस क्यो इन टर्की, अभी मैंने कल ही बताया था इसको लेकर के कि इसमें जो है देखिए तैयब एर्दोगन की सरकार बनी है, और वो सरकार जो बनी है इसमें पूरा वही आर्टिकल है जो परसों मैंने पढ़ाया था, वीडियो में लिंक दे दूंगा, वही पूरा है, एक भी पॉइंट डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ें हैं अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि इनको इकोनॉमी की जो टेंशन्स, इकोनॉमी की जो फेसेस होती हैं टर्की को, वो सामना करना है, भूकंप आया है वो सामना करना है, विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं इन्होंने इकोनॉमी में, तैयब एर्दोगन ने इकोनॉमी को लेकर के भ्रष्ट किया है, इस सब को सामना करना है। और इनको एक राइटर कह रहे हैं कि जो इस्लामिक लीडर हैं उसके साथ जो इनका मतभेद होता है उसको दूर हटाते हुए इनको एक समावेशी ढंग से लेकर के चलना होगा, ये जो नई सरकार बनाए हैं। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। अब यहाँ पर एक और आर्टिकल आ रहा है, और वो आर्टिकल बहुत इम्पार्टेंस है, बहुत इम्पार्टेंस है। जैसा कि मैंने बताया कि आज जो आर्टिकल हैं वो बहुत इम्पार्टेंट्स आर्टिकल आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। यहाँ पर देखिए भारत में जो बारिश होती है, अनसर्टन्स की बात की गई है, जो बारिश निकल कर के आई है यहाँ पर देखिए अनसर्टन पावर की बात कही गई है, सोवर की बात की गई है, अनसर्टन। तो ये क्यों कहा गया है राइटर के द्वारा कि जो इंडिया का मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब कि जो इंडिया में मौसम डिपार्टमेंट है, वो मौसम डिपार्टमेंट क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, उसके विषय में बात की गई है। यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल है कि किसानों को जो है सटीक जानकारी हम एक निश्चित समय में एक निश्चित स्तर पर कैसे देंगे, यानी कि जो किसान हैं वो कैसे बेहतरीन जानकारी पाएँ ताकि उनको जो बारिश हो रही है उससे वे लाभान्वित हों और उसका उन पर
बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आईएमडी क्या है? आईएमडी भारतीय मौसम डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विभाग है। उसने अभी हाल ही में मौसम मॉडल का अद्यतन रिपोर्ट किया और बताया कि जो एल नीनो के विकास की निश्चितता है और एल नीनो मतलब आने वाला है, आ रहा है, उसका विकास हो रहा है और उसकी वजह से मध्य प्रशांत में जो वार्मिंग हो रही है एक चक्रीय घटना है जो 10 वर्षों में 6 बार आती है, जो 10 वर्षों में 6 बार वहाँ से निकल कर के आती है। तो यह केंद्रीय भारत के उत्तर पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत में कम वर्षा से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर 10 वर्षों में 6 बार जब ये निकल कर के आती है चक्रीय रूप में, तो यहाँ पर अगर 10 वर्षों की काउंटिंग की जाए तो उसमें 6 वर्ष ये सब कम बारिश से जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल नीनो का डेवलपमेंट होता है और ख़ास करके जुलाई और अगस्त के बीच में। एल नीनो की निश्चितता के बावजूद जो आईएमडी है उस पर जो मानसून का घोषणा करनी चाहिए, वो 50 साल का रिकॉर्ड जो 87 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है उसको देखते हुए, यानी कि 87 सेंटीमीटर औसत बारिश होगी, उस पर अपनी 96% तक पॉसिबिलिटी बनाए रखने का विकल्प चुना है। क्यों चुना है, उसके पीछे के कारण क्या हैं? और ये भी कहा है कि 96% से नीचे अगर बारिश हुई तो समझ लीजिए कि जो 96% से नीचे अगर ये आंकड़े गए, यानी कि 95, 94, 93% में कह रहे हैं कि आपको 87 सेंटीमीटर वर्षा होगी ही होगी, किसी कीमत पर वो नहीं रुकेगी। तो अगर ये नहीं हुई, कहने का मतलब है कि बिलो 96%, तो इसको सामान्य से नीचे क्लासिफिकेशन कर देंगे। और यह जो 96% पर आईएमडी ने अपनी संभावना को व्यक्त किया है, क्यों किया है? क्योंकि इंडियन ओशियन डाइपोल जो आईओडी है वो पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के बीच एक तापमान स्विंग करती है और वो बारिश करेगी और वो एल नीनो की भरपाई करेगी। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ये जो आईओडी का संबंध है बारिश करने से, तापमान से, आईओडीएस का भरपूर बारिश से उतना संबंध नहीं है। मतलब आईओडीएस को जो आईएमडी वाले कहते हैं कि ये बारिश करेगी बहुत ज़बरदस्त और एल नीनो और जो है सारी जो भरपाई है वो पूर्ण कर देगी एल नीनो के, तो आईओडीएस का उतना ज़्यादा संबंध नहीं है जितना कि एल नीनो का कम बारिश है। मतलब अगर एल नीनो आ गया तो ये कन्फर्म है कि कम बारिश होगा और 100% श्योर होता है कि बारिश उस साल कम होगी। लेकिन जो आईओडीएस है उसके विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आईओडीएस आ गया तो ज़बरदस्त बारिश होगी, क्योंकि 1997 में भारत में एक मजबूत एल नीनो आया था और लेकिन जो आईओडी था वो सकारात्मक था, उस कारण से 2% अधिक बारिश हुई। तो इस आधार पर यहाँ पर आईएमडी वाले कह रहे हैं कि 96% संभावना है कि 87 सेंटीमीटर वर्षा होगी। तो उस आधार पर यहाँ पर आंकड़ा लगा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो आईएमडी है उसने ये भी रिपोर्ट किया है कि जो देश के वर्षा कृषि आधारित क्षेत्र हैं वो एवरेज रूप में 92% से 104% हो गए। यानी कि जो जिसमें वर्षा का देखा जाना चाहिए, जो वर्षा आधारित जो सेंटर्स होंगे इंडिया में, वो 92 से लेकर के 104% तक होंगे। यानी कि एक बेहतरीन वर्षा होगी पूरे इंडिया में। तो उसके प्रति यहाँ पर आईएमडी की जो घोषणा हो रही है वो हो रही है। और ये बात जो आईएमडी के द्वारा की जा रही है कि 92% से लेकर के यहाँ तक होगा, तो ये एक तरीके से यह तब होता है जब नॉर्मल वर्षा हो, सामान्य बात पर लागू होती है। तो बहुत बड़ा विविधता है, मतलब इसकी जो मीनिंग निकल रही है वो तब होगी कि लंबे समय तक शुष्क अवधि हो सकता है, उसके बाद बारिश हो सकती है। मतलब कई सारे मीनिंग्स यहाँ पर राइटर्स निकाल रहे हैं। यह क्षेत्र की वर्षा संख्या को पूरा करने में मदद करेगा, किंतु कृषि के लिए सहायक नहीं होगा। यानी एग्रीकल्चर के लिए ये सहायता नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो एग्रीकल्चर भी डाउन हो जाता है। मानसून के वितरण के लिए हमको स्थानिक और अस्थायी दोनों तरीके से देखना महत्वपूर्ण होगा। फिर जुलाई अगस्त के दौरान जो तीव्र घाटा है, यानी कि जो कम बारिश होगी, बारिश होना चाहिए था वो तीव्र रूप से जो घट गया, वह उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, वो मध्य भारत को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। और जो राज्य और केंद्र हैं इनका कहना है कि जो स्टेट और ये केंद्र हैं ये क्या करेंगे, इनके लिए क्या वर्क है, इनके लिए यही वर्क है कि जो ब्लॉक स्तर तक जो वर्षा का सही सटीक जानकारी समय पर किसानों को देने के लिए दुगने प्रयास करने चाहिए, ताकि किसान जो है वो सही तरीके से वर्क कर सके, अपने जो वो है कृषि है उसको सही तरीके से लेकर के
चल सके, ये ब्लॉक स्तर तक इनको जो है सही रूप से जानकारी देना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा बेहतरीन ढंग का आर्टिकल था। अब एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंस आया है नेक्स्ट पेज पर, उसको आइए हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं तो उसमें क्या बातें निकल करके आती हैं। ये जो नीचे वाला आर्टिकल है, ये नोट एंड डिक्लाइन, अभी कल ही मैंने पढ़ाया। इसमें पूरा आंकड़ा दिया हुआ है कि नोट जो 2000 की नोटबंदी हुई है उसके पहले क्या स्थिति थी, क्या स्थिति अब है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए एक बात कही जा रही है, और बात क्या कही जा रही है वो हम लोग देखते हैं। इन इंडिया मिसिंग द ग्राफिन बस। ग्राफिन इंडिया में, क्या इंडिया जो है ग्राफिन को मिस कर रहा है? व्हाट आर्टिकल इंटेलिजेंस, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सॉफ्टवेयर के लिए और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स के लिए है, ग्राफिन इन सब मटेरियल्स के लिए है। तो ये जो तीन टेक्नोलॉजीज उभर करके आई है, ये जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है उसमें ज़बरदस्त रूप से बाधा पहुंचाएगी। कौन कौन सी? सॉफ्टवेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्राफिन। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये ग्राफिन के रूप में है। और हमको क्या करना है, इंडिया को क्या करना है कि ग्राफिन के ऊपर अपना जो कैचअप पावर है उसको बढ़ाना है, उसकी जो पोटेंशियल है उसको निकाल करके ले करके आना है। अ वंडर मटेरियल। अब यहाँ पर राइटर के द्वारा क्या कहा जा रहा है, एक एक आश्चर्यजनक सामग्री ग्राफिन। ग्राफिन इज़ द वर्ल्ड थिनेस्ट स्ट्रांगेस्ट, मतलब ग्राफिन पूरे संसार का सबसे पतला और सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा संचालक पदार्थ है। किस रूप में? इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के रूप में सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा पतला है और सबसे ज़्यादा संचालन करने वाला पदार्थ है। यह इलेक्ट्रिसिटी को जो है कॉपर की तुलना में बेटर इलेक्ट्रिसिटी करता है, प्रवाहित करता है, और 200 गुना ज़्यादा ये स्टील से मजबूत है और 6 टाइम उससे हल्का है। तो इस दिशा में ग्राफिन बहुत इम्पॉर्टेंस है। यहाँ पर राइटर ने पूरे के पूरे मतलब कि गैस, यहाँ तक कि जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो 2% ये प्रकाश जो है ग्रहण करती है। ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रांसपेक्ट इट ऑब्जर्व ओनली 2%, मतलब ये लाइट का केवल 2% अवशोषित करती है। इसके बाद जो गैस है एक यहाँ तक कि लाइट के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में, हीलियम के रूप में यह अपारदर्शी है। इसके बाद जो इसकी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, एनर्जी जनरेशन, बैटरी, सेंसर। इसके बाद जो ग्राफिन है इसमें उसकी छोटी सी मात्रा यूज करके आप बहुत बड़े क्वालिटी का उपयोग कर सकते हो, यानी कि बहुत बड़े वर्क स्तर पर आप उसको ले सकते हो। जो ग्राफिन है वो एरोस्पेस में भी यूज होता है, ऑटोमेटिव में, स्पोर्ट्स में, इक्विपमेंट में, कंस्ट्रक्शंस में। हाई परफॉर्मेंस जो बैटरियां होती हैं, सुपर कंडक्टर, टच स्क्रीन, कंडक्टिव, ग्राफिन बेस्ड सेंसर, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर, वेरिएबल डिवाइस, ग्राफिन ऑक्साइड मेंबर्स। ये जो होते हैं जो जल प्रदूषण होता है, ये ग्राफिन ऑक्साइड जो मेंबर्स होते हैं वो वाटर प्योरिफिकेशन करने में, डिजिलेशन करने में। जो ग्राफिन बेस्ड जो मास्क होते हैं कोविड-19 के दौरान वो भी निकल करके आए। तो ग्राफिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफेंस के सेक्टर्स में, एरोस्पेस के सेक्टर्स में। इसकी जो स्ट्रेंथ है, पूरा का पूरा जो बैलिस्टिक प्रोटेक्शंस होता है उसको भी उसमें उसमें ये यूज हो रहा है। तो ग्राफिन की जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करने में और उसको एक वैल्यूएबल डेवलपिंग स्ट्रेंथ बनाने में, जो स्टील्थ होता है उसको बनाने में, एक तरीके से राडार की जो पकड़ होती है उसको लेकर के चलने में, इंटरफेस करने में, जो इन्वायरमेंटल चुनौतियाँ आ रही हैं, चेंज हो रहा है, उसको करने में, यानी कि बायोलॉजिकल केमिकल हमला जो होता है उससे बचने में। जो यहाँ पर जो ग्राफिन बेस्ड मटेरियल होता है, जो केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उसको बनाने में, उसको विस्तृत करने में, बैटरी एनर्जी स्टोर्स में, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ में। तो ग्राफिन जो है डिफेंस और एरोस्पेस के सिवाय सिविल और कमर्शियल एप्लीकेशंस में बहुत डिफरेंस, मतलब कि बहुत बहुत अलॉट ऑफ, मतलब कि ऐसा कोई सेक्टर्स नहीं है। आज आप देख रहे होंगे कि इंसान के हर सेक्टर्स में मशीन और कंप्यूटर है, तो उसी तरीके से ग्राफिन भी इंसान के हर सेक्टर्स में है। तो ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल ग्राफिन का मार्केट है उसकी वैल्यू 2022 में $175.9 मिलियन थी,
तो अब वह ग्रो कर रही है 46.6% 2023 से लेकर के 2030 तक की CAGR की जो रिपोर्ट है उसमें 46.6% ग्रोथ की है। जो ग्राफीन है वो खोजा गया था 2004 में, और जो इसका यह इतने हायर लेवल पर इसका जो उत्पादन है उसको करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था। रिपोर्ट के अनुसार जो 2022 में यह लॉन्च किया गया, हर सप्ताह पर इसको प्रोडक्ट करने के लिए 300 कंपनियां इस समय ग्राफीन में और उसके जो डेरिवेटिव हैं उसके प्रोडक्शंस में वर्क कर रही हैं। और जो लीड है कंट्रीज हैं, यानी कि जिन देशों में ग्राफीन का ज़बरदस्त यूज हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, आपको पता है चाइना, US, UK, जापान, साउथ कोरिया, रसिया, सिंगापुर। 2012 तक जो ग्राफीन का पेटेंट था, यानी कि पेटेंट जो अधिकार फाइल की जाती है, वो 2013 से लेकर के 2016 तक US के द्वारा यहाँ पर फुलफिल किया गया पेटेंट के अधिकार को लेकर के। फिर 2017 के बाद से साउथ कोरिया और चाइना, फिर चाइना जो है आगे लीड किया। 2018 में चाइना ने 218 जो ग्राफीन पेटेंट होते हैं उसको फिल किया। और फिर इसके बाद जो इंडिया है, अभी तक इसने 8 पेटेंट को फाइल किया है। चाइना और ब्राज़ील ये ग्लोबल लीडर हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन के, यानी कि व्यावसायिक जो उत्पादन होता है उसके ग्लोबल लीडर हैं। बीजिंग क्या कर रहा है, बीजिंग में जो ग्राफीन इंस्टीट्यूट है वो 2018 में तैयार हुआ। कई सारी कंपनियां जो इंडस्ट्री हैं ग्राफीन की वो ग्रेड कर रही हैं ग्राफीन की। इंडिया जो है चाइना का 1/20 भाग और ब्राज़ील का 1/3 भाग ग्राफीन का प्रोडक्शन करता है। अब इंडिया की अगर प्रोग्रेस देखें ग्राफीन के ऊपर, तो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो बहुत सारे राष्ट्रों से बेटर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर है नैनो साइंस और इंजीनियरिंग का ISI बेंगलोर में, वहाँ KS टेक्नोलॉजी के साथ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ग्राफीन बेस्ड सिस्टम है कई सालों से। यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, फॉरेन सब्सिडी दी जा रही है ग्राफीन और ग्राफीन डेरिवेटिव्स को लेकर के भारत में। यहाँ पर ध्यान देने बात ये होगी कि जो टाटा स्टील्स हैं वो सक्सेसफुली ग्राफीन जो है वो कार्बन स्टील सरफेस होता है, एटॉमिक कार्बन निकाल रहे हैं स्टील सरफेस से, और वो ग्राफीन को जो है 50 माइक्रोमीटर्स उसको लार्ज किए हैं बनाने के लिए, मतलब 50 माइक्रोमीटर डोमेन वहाँ पर ग्रो किया है ग्राफीन के क्षेत्र में। और किसका यूज किए हैं, यूजिंग एनालाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग, मतलब कि जो स्टील सरफेस होता है कार्बन स्टील सरफेस से एटॉमिक कार्बन निकालने में और एनालाइंग निकालने में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मिक्स्ड हो रहा है ग्राफीन हुआ, उसका योग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में भी हो रहा है, उसको रिसाइकिल करके नया बनाने में हो रहा है। तो इंडिया का जो कार्यक्रम है वो इनोवेशन को लेकर के है, ग्राफीन को प्रयोग के इनोवेशन को लेकर के है। इस तरीके से जो ग्राफीन का विभिन्न प्रकार का जितने भी यूज हो रहे हैं इंडिया उन सब में कर रहा है। और इसके अलावा जो इनोवेशन सेंटर्स इंडिया में बनाया गया है ग्राफीन का, वो केरला में बनाया गया है। फिर यहाँ पर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसका नाम दिया गया है। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, मेन ये है कि जो गवर्नमेंट है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है। चाइना ने अपना जो ग्राफीन के ऊपर प्रमुखता दी वो 13वें प्लान में की। यूरोप ने जो ग्राफीन के ऊपर सेटअप किया, फ्लैगशिप दिया, हरी झंडी दिया, €1 बिलियन जो है 2013 में किया। क्या इंडिया इस तरीके का कोई राष्ट्रीय ग्राफीन मिशन लेकर के चल सकता है, क्योंकि हमारी जो नोडल मिनिस्ट्री है उसकी आवश्यकता भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि क्या इस तरीके की जो विभिन्न प्रकार के देश अपने योजनाओं में ग्राफीन को प्रमुखता देते हैं, क्या इंडिया उस तरीके से लेकर के चल सकता है। इंडिया को एक तरीके से हाई कास्ट जो ग्राफीन है, जो कास्ट टू वॉल्यूम रेशियो फॉर हाई ग्रेड ग्राफीन, मतलब कि ग्राफीन को यूज में करने के लिए जो कास्ट होती है वो अधिकतम जो रेशियो पड़ रहा है वो ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए, और इसके बाद जो इंडिया का प्रोग्राम है उसको स्टेबिलिटी करने में, आगे लेकर के चलने में, इनोवेशन करने में, इसको और ज़्यादा चीप बनाने में, सस्ता करने में ग्राफीन का यूज पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। राइटर करें कि 1990 में भारत ने सेमीकंडक्टर बस को लॉन्च किया था, उसके बाद से ऐसा कुछ निकल करके नहीं आया है, लेकिन ये समय है अब स्टेप उठाने का, जो समय है अब वो आ गया है ग्राफीन टेक्नोलॉजी को लेकर के। इस पर इंडिया
कुछ विशेष तौर पर करे, इंडिया उसको लेकर के चले। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल था ग्राफीन के विषय में। अब यहाँ पर आपका एडिटोरियल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता हुआ अब यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आया है। आइए हम लोग न्यूज़ सेशन पे चलते हैं। न्यूज़ सेशन क्या है क्या नहीं है, यहाँ देखिए न्यूज़ में आज काफ़ी कुछ न्यूज़ निकल करके आया है। ये न्यूज़ क्या है क्या नहीं है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ जो न्यूज़ निकल करके आई है वो है कि जो फ्रांस कंपनी है, यहाँ पर देखिए जो फ्रांस कंपनी है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए दिखाई दिया। फ्रांस कंपनी एल्स्टॉम ये 100 वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करेगी। मतलब अभी भारत में जो है वो अभी और वंदे भारत ट्रेनें आ रही हैं, कुछ हिसाब से बेहतरीन हो रहा है। तो इसमें जो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने की जिम्मेदारी दिया गया है वो फ्रेंच रेल कंपनी है एल्स्टॉम, उसको प्रोवाइड कराया गया है। और उसी के नीचे एक और आर्टिकल है, अच्छा खासा आर्टिकल है, वो है इंडिया ज्वाइन ग्लोबल लेबोरेटरी। इंडिया जो है ज्वाइन किया, और क्या ज्वाइन किया इंडिया ने, ग्लोबल लेबोरेटरी ज्वाइन किया नेटवर्क वैक्सीन टेस्ट के लिए, जिसमें 13 देश हैं। यानी कि ये वैक्सीन टेस्ट के लिए क्या योगदान कर सकते हैं क्या योगदान नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इंडिया ने अच्छा खासा इसको ज्वाइन किया। अब यहाँ पर जो बात निकल करके आती है, अब एक और न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट, यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने क्या काम किया कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, यानी कि सेंटर का ये कार्यक्रम है। सेंटर ने पूरे विश्व की सबसे बड़ी अनाज स्टोरेज प्लान को लेकर के चल रही है, और ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्लान है। और इसमें वेरियस स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्रीज एग्रीकल्चर्स और फार्मर वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। यह कम से कम 10 जिलों में, विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं, विभिन्न राज्यों के 10 जिलों में यह योजना लागू होगी। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। और इसके बाद जो गोडाउन्स हैं, भारत में अनाज की बर्बादी के लिए बहुत बर्बाद होता है, क्योंकि भारत के पास उसका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। और इसके बाद जो वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है वो मजबूत होगा। किसानों का जो औने पौने दामों पर बेच देते हैं, अनाज बर्बाद ना हो उसके लिए जो है कम ही दामों पर बेच देते हैं, वो इनका मजबूत होगा। जो लो प्राइस होती है वो निकल करके आएगा क्रॉप्स की, तो इससे जो है बहुत चीज़ें निकल करके आएगी। यानी कि जब अनाज के स्टोरेज के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो गरीबी को भगाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि जब हमारे पास अनाज रहेगा तो भारत में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं सो पाएगा। तो ये निकल करके आया, इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिया बना रहा है। देखिए आगे लेकर के कैसे चलता है। यहाँ पर देखिए कैबिनेट जो है पुनः सेकंड फेज का जो सिटीज़ प्रोग्राम था, भारत का जो शहरी वाला प्रोग्राम था, वो निकल करके आ रहा है। यहाँ पर सिटी इन्वेस्टमेंट को करके सिटीज़ 2 ये लागू होगा 18 शहरों में, और ये प्रतिस्पर्धी के तौर पर जैसे पहले लागू हुआ था वैसे निकल करके आएगा। यहाँ पर प्रमोट जो किया जाएगा सर्कुलर इकॉनमी को लेकर के, जो मैनेजमेंट है वेस्टेज जो मैनेजमेंट है उसको, क्लाइमेट ओरिएंटेड जो है इंस्ट्रूमेंटल, जो यहाँ पर मतलब जिस तरीके की बातें की गई थी वो निकल करके आएंगी फिर से। सिटीज़ 2.0 जलवायु परिवर्तन से सामना के लिए, सर्कुलेटिंग इकोनॉमी के लिए, वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए, शुद्ध वाटर के लिए, शहरीकरण जो भारत का प्रोग्राम था सिटी 2.0 ये 18 शहरों में लागू किया गया। और इसका जो ईयर दिया गया है 2023 से 27 तक यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो कंपनियाँ भाग लेंगी, यानी कि जो पार्टनरशिप करेंगी, फ्रेंच एजेंसी है ये AFD, फिर क्रेडिस्टलेंस्ट है KFW, फिर यूरोपियन यूनियन है, फिर ENIAU है। ये सब जो है ये इन जो लोन लिया गया है AFD से 2.0 के लिए, सिटीज़ 2.0 के लिए 1760 करोड़ लोन लिया गया है AFD और KFW स्प्लिट इक्वली इन सब से। और फिर यूरोपियन यूनियन से 106 करोड़ का लोन लिया गया है। तो ये एक मेजर स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है जिसे गवर्नमेंट ने पुनः चालू किया है। 2023 से 27 तक 18 शहरों में होगा।
गवर्नमेंट कॉल एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट ने पुनः जो है सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए उसको याद किया है। जो सेंटर है वो दिसंबर 2024 तक इसको रिसीव एप्लीकेशंस के लिए किया है, यानी एप्लीकेशन प्राप्त कर लेगा। फिर इंडिया का जो प्रोग्राम है सेमीकन का वो 2021 के मध्य में लागू किया गया था। टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग था ये पूरा का पूरा, तो इसको जो है इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो पुनः इसको जो है चालू किया गया। तो इस हिसाब से इस पृष्ठ पर ये न्यूज़ था फ्रेंड्स। अब आगे के पृष्ठ पर कौन सी न्यूज़ है उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल करके आई है। अभी जो नेपाल हैं, जो विदेशी न्यूज़ होते हैं उसको आप लोग ज़रूर कवर कीजिए करिए, क्योंकि जो विदेशी न्यूज़ हैं वो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन से देश ने कौन सी यात्रा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, विदेशी न्यूज़ खास करके। अभी देखिए नेपाल पीएम जो है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो आए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री जो है मोदी से आज बात करेंगे और इसी संभावना है कि जो एनर्जी होता है उस पर जो ट्रेडिंग होती है उस पर कोई समझौता वो फिक्स करें, यानी कि भारत और नेपाल के बीच एनर्जी को लेकर के कोई समझौता होगा। जयशंकर किससे मीट करेंगे? लावेरो से मीट करेंगे ब्रिक्स समिट में। यहाँ पर जो ब्राज़ील का एससीओ का ब्रिक्स समिट होने वाला है वो यहाँ पर जयशंकर के विषय में कहा गया है कि वो उससे मीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बात निकल करके आती है, दूसरी न्यूज़। वो न्यूज़ क्या है? और ये न्यूज़ है भारत के जीडीपी ग्रोथ से। जो जीडीपी एक्सपेंड किया है 6.1% है 2022-23 के अंतिम क्वार्टर में, जो जीडीपी की गणना है। जीडीपी जो जनवरी से मार्च के जो 2023 का क्वार्टर है उसमें 6.1% ग्रोथ किया। फिर इकोनॉमी का जो 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ आएगा वो 7 से 7.2% तक एस्टिमेट किया गया है। ये जो आंकड़ा जारी करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ ने बुधवार को जारी किया। और जो जीवीए होता है ग्रास वैल्यू एडेड वो 7% 2022-23 में था, कंपेयर किया गया 2021-22 में 8.8% आया। मैन्युफैक्चरिंग का जीवीए ग्रोथ 1.3% निकल करके आया, 11.1% से यानी घट गया। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा जो ये आंकड़ा दिया गया है जीडीपी का वो पूरा का पूरा है। एग्रीकल्चर में जो है जीवीए 4% आया है, 3.5% से निकल करके 4% हुआ है। फिर ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े हैं जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके पूरे न्यूज़ थे। और केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह जो हैं वो केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी वो मणिपुर में गए हुए हैं। मणिपुर में उन्होंने ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया मणिपुर को लेकर के कि जो पहाड़ी घाटी है उसकी कनेक्टिविटी के लिए हम एयर सर्विसेज को चालू करेंगे। तो ऐसा उन्होंने सावधान किया, ऐसा उन्होंने जो वहाँ पर पहाड़ी घाटी के समुदाय के लोग हैं उनसे वादा किया। एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल करके आई है नॉर्थ कोरिया के विषय में। नॉर्थ कोरिया का रॉकेट पहली बार जो है वो लेके जा रहा था सैटेलाइट। नॉर्थ कोरिया स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च फेल्स, यानी कि जो ये रॉकेट है कोलीमा फर्स्ट रॉकेट ये फेल हो गया और नॉर्थ कोरिया का जो स्पाइस सैटेलाइट है वो जाके समुद्र में गिर पड़ा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आज इन्होंने किया था मिलियांग फर्स्ट सैटेलाइट और ये फेल होकर के गिर पड़ा। यूएई वित्ड्रा जो है मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात जो है जो यूएस के नेतृत्व में मेरी टाइम कोलेशन हो रहा है गल्फ़ की खाड़ी में, वहाँ से जो अपना यूएई है वो वापस आएगा, ऐसी सूचना निकल करके आई है। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल और न्यूज एनालिसिस था जो पूरा का कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद जय भारत। और आप लोगों से जितना हो सकेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जय हिंद जय भारत।